गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए लास्ट क्लास हमने हेनरी लॉ के बारे में बात की थी, राइट। क्या कहता है हेनरी लॉ? हेनरी लॉ के दो केस हमने पढ़ा था। पहला केस क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर P। ओके, फिर हमने देखा था क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है सो V इज इक्वल टू 1, हमने क्या मिला था M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। उसके बाद तो हमें पता ही है कि अगर हम इस सिंबल को हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है, दैट इज Kp। अब हमें बस ये बताइए, ये तो हमें पता है मास है, दिस इज आवर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, बट ये जो K है व्हाट डज इट मीन? इज इट हेनरीज लॉ कांस्टेंट? क्या ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्म हेनरी लॉ का नहीं है। तो फिर वो क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें डाल्टन का, याद है हमको डाल्टन पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, हाँ, तो हमने डाल्टन का भी बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने भी ये चीज कही थी। तो फिर दोनों के मिला के क्या कहा गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, जिसको हमने डिजॉल्व किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। फिर वही बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, फिर एक कांस्टेंट डिफाइन करना होगा, दैट इज KH। दिस वन इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं? हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्लियर है? KH। नाउ इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट नेचर ऑफ द गैस एंड द सेकेंड वन इज टेम्परेचर। फर्स्टली it depends on the nature of the gas and the second it depends on the temperature। पहली बात। दूसरी बात, आप हमें ये बताइए, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, पे आते हैं। देखिए पहला तो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द गैस, यानी कि यहां से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ, इट विल बी Pg अपॉन KH। कर सकते हैं, यहां से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है तो क्या हो जाएगा? Pg अपॉन KH। एक तो देखिए यहां से KH, इनके बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, है ना। तो जैसे जैसे हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सोलबिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी, एक बात। दूसरी, ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है KH, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर का डिपेंडेंसी देखते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ा तो बताइए सोलबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इतनी सारी बातें लास्ट क्लास में हो गई थी। फिर हमने एक ग्राफ भी बनाया था, किसके? पार्शियल प्रेशर और मोल्स के बीच में, राइट। वो ग्राफ कैसा था? y=mx का ग्राफ था, ये वाला। हमने कहा था अगर आपने यहाँ डॉट डॉट कर दिया तो फिर आपका ग्राफ परफेक्ट है, अगर नहीं किया तो भी बिल्कुल सही है। इधर हमने क्या दिखाया था? नंबर ऑफ मोल्स एंड हियर वी वर रिप्रेजेंटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। एक चीज जो हमने कहा था आपको याद रखना है, दैट इज जो हम P यूज कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया 5 atm प्रेशर एयर का, ठीक है, और हमें नाइट्रोजन के साथ डील करना है, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि क्या हम ये वैल्यू 5 atm यूज कर सकते हैं डायरेक्टली या नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 atm प्रेशर किसके लिए दिया है? एयर के लिए दिया है, क्लियर है। यानी कि उसमें सभी टाइप के गैसेस के मिक्सचर का प्रेशर 5 atm है,
उसमें नाइट्रोजन का जब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर वो कुछ और आएगा, और जो वो वैल्यू आएगी वो इसके लिए यूज की जा सकती है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज हैं। किसके? हेनरी लॉ के। यानी कि सिंपल सी बात है सॉल्युबिलिटी की। देखिए स्कूबा डाइवर जानते हैं आप? चलिए स्कूबा डाइवर उनको बोलते हैं जो सी ओशंस वगैरह के अंदर काफ़ी नीचे तक स्विमिंग करते हुए जाते हैं, या तो किसी चीज़ को खोजने जाते हैं या तो फिर अपने इंटरटेनमेंट के लिए, वो अलग बात है, उनको बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स। देखिए पहली चीज़, टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। हाँ, सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको फील करने के लिए हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर का यूज करते हैं। पहली बात तो उसी के हिसाब से उसको हाई प्रेशर पे क्या करते हैं? फील करके सील कर देते हैं। इसीलिए जब एक बार हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल दें फिर उसको चाहे जितना ठंडा कर ले वो टेस्ट पुराने वाले टेस्ट की तरह कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कि प्रेशर आपने खोला तो प्रेशर नॉर्मल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से क्या हो गए? डिसअपियर, यानी कि वो निकल गए। चलिए एक बात। दूसरी चीज, हाँ, ये जो सोडा वाटर है इसमें जब हमें कैलकुलेशन में अगर सोडा वाटर देगा तो हम प्योर वाटर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? प्योर वाटर, यानी कि हम सोडा को इग्नोर करेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह में या कभी क्वेश्चन में हमसे दे दिया था सोडा वाटर के लिए कुछ करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम सोडा वाटर को एज अ प्योर वाटर कंपोनेंट उसको क्या करेंगे? हम डील करेंगे। चलिए ये तो हो गई। दूसरी चीज, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स अकम्पनिंग द डिकम्प्रेशन ऑफ डीप सी डाइवर्स। हाँ, जब भी डाइवर्स यानी कि जो अंदर जाते हैं पानी के, काफ़ी नीचे जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर जो लगता है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए कैसे, ये आपने फिजिक्स में सीख रखा होगा। ठीक है, एक कंटेनर है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं केस ए में और दूसरे केस में आप यहाँ पे हैं बी पर, तो आप बताइए दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर कब लग रहा होगा? बी पर। क्यों? क्योंकि ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनका मास इस केस में ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है तो बताइए फोर्स लगने वाली वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। एक बात। दूसरी चीज आप एक्सपेरिमेंट से करके देख सकते हैं। अगर आप एक यहाँ होल करते हैं तो मान लीजिए पानी ऐसे निकल के आती बाहर, अगर यही होल आपने यहाँ किया तो ये पानी ऐसे जाके गिरता है। जो पानी की धार यहाँ पर गिर रही थी, यहाँ वाले का धार यहाँ पे गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ प्रेशर ज्यादा है। एक बात ये तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे पानी में हम नीचे जाते हैं प्रेशर वैसे वैसे क्या होता है? बढ़ता जाता है। देखिए जब सी डाइवर्स पानी के जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं प्रेशर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होने लगता है? सॉल्यूबल होने लगता है, यानी कि वो आराम से मिक्स होने लगता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाती है तो सी डाइवर्स के अंदर पेन होने लगता है, उसके बॉडी के अंदर क्या होने लगता है? पेन होने लगता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट होने की वजह से। तो अब क्या करेगा वो? दवा तो लेगा नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आप पानी के अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और पेन आपको होगा ही होगा। तो दो ही ऑप्शन, या तो फिर आप जाना छोड़ दीजिए या फिर अपनी केमिस्ट्री यूज करिए। केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ ऐसे भी गैसेस हैं जो कि सॉल्यूबल बिल्कुल ही कम होते हैं, न के बराबर सॉल्यूबल होते हैं, जिसमें इनर्ट गैसेस आती हैं। तो हमने क्या किया? अपनी केमिस्ट्री यूज की और अपने बॉडी के अंदर हमने हीलियम गैस को मिक्स कर लिया। किस गैस को? हीलियम गैस को। अब इससे क्या होगा? देखिए जब सिर्फ ऑक्सीजन था तो इसका प्रेशर ज्यादा रहा होगा। अब ऑक्सीजन में हमने हीलियम को भी मिक्स कर दिया, तो आप बताइए ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा या पहले से कम हो जाएगा?
कम हो जाएगा। अगर इसमें नियॉन गैस भी मिक्स कर देते तो और कम हो जाएगा। तो हम जब हीलियम गैस मिक्स करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, और इसके घटने की वजह से हमारी पेन भी कम हो जाती है। तो ये तरीका है, यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। अभी समझ में आ रहा है, जो सिलेंडर गैस सिलेंडर लेके डाइवर्स नीचे जाते हैं, पीछे बैक पे सिलेंडर मान के जाते हैं ना, हाँ ब्रीदिंग के लिए, उसमें सभी गैसेस होती हैं, उसमें हीलियम के अमाउंट को ज़्यादा कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर घट जाती है, जिसकी वजह से जो पेन हो रहा था वो पेन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर विथ हाई पार्शियल प्रेशर, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, तो वहाँ पे जो हेमोग्लोबिन होंगी, हेमोग्लोबिन दे कंबाइंस विद दिस ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो जो लंग्स में एयर ज़्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एक बात। दूसरी चीज़, अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यूज, हाँ सबको पता ही, इतने मैथ्स वाले बच्चों को भी इतनी बायो आती है ना, हाँ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अगर हम टिश्यू की बात करें तो वहाँ ऑक्सीजन के अमाउंट बिल्कुल कम होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन के अमाउंट बिल्कुल कम होगा। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। तो अब क्या होगा, आपके पास लंग्स में ऑक्सो हेमोग्लोबिन है, ये क्या था, जहां पर आपका ये ऑक्सो नहीं ऑक्सी हो जाएगा, ठीक है, OXY। ऑक्सी हेमोग्लोबिन में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, यहां पे पार्शियल प्रेशर कम है। तो अब वही ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, जो उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको रिलीज करेगा, और जिसकी वजह से आपकी सेलुलर एक्टिविटीज काम करना स्टार्ट करती हैं। यानी कि जो सेल्स हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, उनको करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उनको, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से। एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, देखिए मेरे लंग्स में एयर ज़्यादा, क्योंकि सांस लेते हैं तो सीधे लंग्स में जाता है, वहाँ एयर ज़्यादा तो वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ की हेमोग्लोबिन तुरंत उसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब जब हम टिश्यू की बात करते हैं, जब हम टिश्यू की बात करते हैं, किधर गया, तो वहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, इसलिए वहां पर पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। लेकिन सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, सेलुलर डेवलपमेंट, ग्रोथ और उनके बाकी सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वहां पे है नहीं। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेंगे, वहां पे जाके उस एक्स्ट्रा स्टोर किए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमारी सेलुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं। क्लियर है? चलिए ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ देखते हैं। हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, देखिए जब डाइवर्स नीचे जा रहे होते हैं, फिर से वही डाइवर्स वाला केस है, जब डाइवर्स नीचे जाते हैं गैस सिलेंडर के साथ, तो लगातार प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उनके गैस सिलेंडर में सभी गैसेस होती हैं, क्योंकि जब वो ब्रीथ कर रहे होंगे तो सभी गैसेस उनके बॉडी के अंदर जा रही होंगी। वो तो नॉर्मली भी जाता है, लेकिन नॉर्मली वाले गैस में वो सोल्यूबल नहीं होते हमारे ब्लड के अंदर जाके। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे जो एयर उनके अंदर जा रहा है, उसमें जो नाइट्रोजन है वो इतना ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से हमारे ब्लड में सोल्यूबल हो जाता है, यानी कि वो घुल जाता है। नॉर्मली जब हम एयर लेते हैं तो भी नाइट्रोजन अंदर जाता है, लेकिन वो नाइट्रोजन अंदर जाके सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होता। लेकिन इस केस में जब डाइवर्स एकदम अंदर चले जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन गैस क्या होती है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब चलिए मिक्स हो गया, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब आप ऊपर आने लगेंगे, क्योंकि आप वहीं रहेंगे नहीं ना, कुछ दिनों कुछ टाइम के बाद आप वापस आएंगे। जब आप ऊपर आते हैं तो बताइए प्रेशर आपके ऊपर का जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो प्रेशर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो जो नाइट्रोजन गैस आपके ब्लड में हाई प्रेशर की वजह से मिक्स हो गया था, क्या अभी भी वो वैसे रहेगा? नहीं, अब वो फिर से गैस बनने लगेगा। गैस बनने के लिए क्या बनता है, बबल्स, बुलबुला बनेगा।
वो बबल्स क्या होंगे, ब्लड से निकलकर हमारे ज्वाइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ये ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, तो हमारे जो भी ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स पे वो इकट्ठा हो जाते हैं, और उस ज्वाइंट्स पे इकट्ठा होने की वजह से जैसे जैसे इनकी अमाउंट बढ़ती जाती है इन ज्वाइंट्स पे पेन होने लगेगा आपको। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको हम बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। किसकी? बाकी अदर गैसेस की, जिसमें कि इनर्ट गैसेस ज़्यादा हीलियम यूज किया जाता है। हीलियम की मिक्स करने की वजह से जो नाइट्रोजन का अमाउंट था वो घट जाएगा, और अगर नाइट्रोजन का अमाउंट घट गया यानी कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर घट गया तो उसकी सोल्युबिलिटी भी कम हो गई होगी, वो कम सोल्यूबल होगा, कम बबल्स बनेंगे और पेन भी कम होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, सेम चीज है। देखिए उसकी मिक्सिंग करने किस रेशियो में की जाती है, ये देखिए ये एक रेशियो है, इस रेशियो में मिक्सिंग की जाती है। हीलियम हम कितना मिक्स करते हैं? 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1%। आपको पता है हमारा जो एयर है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? यस, इट इज 78.1%। आप 78 भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप बात करें तो कितना? 78.1%। ये अमाउंट देखिए घटा के कितना कर दिया गया? 56.2%। अगर आप इस एयर में हीलियम की बात करें तो वो सब बिल्कुल 0.1 से भी कम होते हैं, और 0.1 में भी बहुत सारी गैसेस, वेपर, पार्टिकल सब मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ बढ़ा के 11.7% किया गया। क्यों? ताकि जो नाइट्रोजन के बबल्स बन रहे हैं वो बबल्स कम बने और आपको पेन भी कम हो। उस कंडीशन को, उस मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं हम? बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंड। तीसरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पांचवी है इंपॉर्टेंट चीज जो आप रियल लाइफ में फील भी करते हैं। आपने कभी देखा जब आप काफी ऊंचाई पे चढ़ते जाते, चढ़ते चढ़ते, मान लीजिए किसी पहाड़ पे चढ़ गए ऊपर, तो आपको चक्कर आने लगता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, कोई बात नहीं। अब आप उससे ऊपर वाले पहाड़ पे चढ़िए और ऊंची। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आप बताइए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता जाता है? थिनर होता जाता है ना। नीचे थिकर है, ऊपर थिनर होता जाता है। अगर एटमॉस्फेयर थिनर हो रहा है इसका मतलब क्या? एयर की अमाउंट ऊपर कम है। अगर ऊपर एयर की अमाउंट कम है तो हमें बताइए कि वहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा या कम? क्या होगा? हाँ, कम होगा। क्योंकि ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाता है तो हमारा माइंड चक्कर आने लगता है और हम कुछ भी सोच नहीं पाते। ऐसा नहीं कि एकदम सोच नहीं पाते हैं, यानी कि हम नॉर्मल जो मेरी कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी, वहाँ पे जाने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम चीज़ों को आसानी से सोच नहीं पाते, और इस टाइप की जो केस बनता है उसको एनॉक्सिया बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। देखिए क्या लिखा है, एट हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब काफी ऊंचाई पे जाने के बाद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड टिश्यूज विच मेक द क्लाइंबर्स वीक, हमारे टिश्यूज में और ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया। टिश्यू में क्यों कम हुआ? उसमें तो पहले से ही कम होता था। उस टिश्यू को कौन देता था ऑक्सीजन? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब क्योंकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन के पास ही एक्स्ट्रा नहीं है तो क्या वो टिश्यू को देगा? नहीं देगा। यानी कि वहां पे जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रही थी वो सब क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे स्लो होती जाएंगी, जिसकी वजह से आप कमजोरी फील करेंगे, चक्कर आपको लगे किसी चक्कर आ रहा है, और आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल थिंकिंग कैपेसिटी है आपकी वैसे सोच नहीं पाएंगे। इट इज द सिम्पटम ऑफ एनॉक्सिया। ये क्या है? दिस इज द मेडिकल नेम ऑफ इट, दैट इज एनॉक्सिया। इस केस को हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप अपने बायो वाले सर से कांटेक्ट करेंगे, वो इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब
चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि आप ट्राई करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिया है? फॉर 3 गैसेस, क्या दिया है? फॉर 3 गैसेस ए बी सी। मान लीजिए मेरे पास 3 गैसेस हैं ए बी सी, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये के एच क्या दिया है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। आप हमें ये बताइए, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले आपको इतना तो याद हो ही गया होगा कि बताइए हेनरी लॉ कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। ये बात आपको पता है ना? चलिए अगर आपको इतना पता है तो बस अब क्या करना आपको, देखिए आपको इसको अरेंज करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, यानी कि सबसे पहले आप उसको लिखेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। अच्छा सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसकी हेनरी लॉ कांस्टेंट सबसे कम। देखिए सबसे कम किसकी है? बी की। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। और सी में देखिए सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? ए की। क्यों? क्योंकि इसकी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? छोटी है। देन दैट विल बी आल्सो स्मॉलर देन सी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा हमारा बी ए सी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए, कर सकते हैं। देखिए क्यों ऐसा होता है? सिंस सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। अब आपको जाके अच्छा सा क्वेश्चन मिला है। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको माइंड में रखना है। देखिए क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट्स से 40, ठीक है। हमने कहा इसके कंपैरिजन में आप हमें बताइए 0.1 कितना छोटा है। आप गेस कर सकते हैं 400 टाइम्स छोटा है। कितना? 400 टाइम्स छोटा है। अगर ये वैल्यू 0.1 है या ये वैल्यू 0.1 से बड़ी है तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, देन वी विल नॉट इग्नोर। अगर आपने कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0.01 आ जाता है तभी पता आपको ये कितना टाइम छोटा हो गया इससे? ये नंबर 4000 टाइम्स छोटा हो गया। ये 400 टाइम्स था, ये 4000 टाइम्स हो गया। तो अब इस वैल्यू को हम इतना छोटा मान के इसको क्या कर देंगे? हम इग्नोर कर देंगे। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 40 प्लस 0.006 की वैल्यू बताइए, हम सिर्फ 40 अगर बोल दें तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने नेग्लिजिबल माना है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? वैसे भी अगर मान लीजिए मेरा आंसर 40.006 आता तो देखिए हम राउंडिंग करते हैं तो ये नंबर हो जाता है 01, फिर इसको राउंडिंग करते हैं तो ये 0 ही रह जाता है। यानी कि वैल्यू राउंड करने के बाद हमें क्या आती? 40 ही आती ना। तो यही चीज तो आपको ये याद रखना, अगर वैल्यू 0.1 के अराउंड है तब तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, अदरवाइज हम उसको बार बार नेग्लिजिबल मानकर आगे बढ़ेंगे। क्यों मानेंगे? ताकि हमारा कैलकुलेशन टफ ना हो। चलिए आइए लौटते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्या दिया मेरे पास? इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू H2O एट 293 केल्विन, ठीक है। मेरे पास टेम्परेचर दिया गया है 293 केल्विन है। अगर नाइट्रोजन गैस का बबल बनता है, बुलबुले, किससे? वाटर में, तो बताइए हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आपको बताना है कि 1 लीटर वाटर में नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स डिजॉल्व होंगे। मिलीमोल्स का मतलब क्या हुआ? मोल्स निकाल लेंगे, उसको मिली में कन्वर्ट कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए तो बस आपको सब कुछ दे रखा है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डिटेल्स आपके सामने दिए हुए हैं। इट इज गिवन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज 0.987 बार एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 76.48 किलो बार। अच्छा यहाँ पे देखिए यूनिट थोड़ी सी गड़बड़ दी हुई है जो कि आप सही कर लेंगे। हम जो यूज करते हैं वो बार में यूज करते हैं, ये किस में दिया है? किलो बार में। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी? 76,480 बार, या फिर आप इसको चाहें तो 7.648 इंटू 10⁴ बार भी लिख सकते हैं।
कुल मिलाकर हम कहना क्या चाहते हैं कि आपको अगर किलो बार में यूनिट दिया है तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप उसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट किस में दिया था, बार में, तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। तो बस आपको फॉर्मूला पता है, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो आपने लिख लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। लिख सकते हैं। यहां से देखिए हमें ये पता है, ये हम निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस ये आएगा, यानी कि इतने मोल्स आ गए। ये मोल्स किसके हैं, नाइट्रोजन के। ये क्या मोल्स हैं एक्चुअली, नहीं, दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन। हमसे जो पूछा गया है, हमसे मास पूछा गया है। अच्छा, मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, होता है ना। अगर हमें ये मास निकालना है तो हम ये एन और मोलर मास के हेल्प से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यानी कि ये मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास। खैर मोलर मास तो हम आराम से निकाल लेंगे। दिक्कत कहाँ है हमें, हाँ, इस नंबर ऑफ मोल्स में। यानी कि हमारा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या दिया हुआ, वाटर दिया है। तो देखिए वाटर कितना दिया, 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर वाटर को क्या हम 1 किलोग्राम वाटर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो चाहे उसको लीटर में लिखे चाहे किलोग्राम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हम क्या करेंगे, इसी को मोलर मास ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर देखिए 2 + 6 18 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, 55.56 आएगा। 5 करके आता है। हम 55.5 लेके आगे बढ़ जाएंगे। कितना लेंगे हम, 55.5। तो चलिए ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स किसके, हाँ वाटर के। देखिए मेरे पास अब क्या क्या हो गया, NH2O मालूम है मुझे 55.5। मेरे पास मोल फ्रैक्शन है किसका, नाइट्रोजन का, कितना है 1.29 × 10⁻⁻5। बस हमें क्या निकालना है, हमें पहला काम तो निकालना है मोल्स ऑफ N2। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, फॉर्मूला इसी को यूज कर लीजिए। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या बनता है, हाँ, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके किसके होंगे, N2 के और किसके, वाटर के, क्योंकि वाटर में नाइट्रोजन मिक्सिंग हो रही है, इन्हीं दोनों के होंगे। तो देखिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ये तो हमें निकालना है, इसको NN2 ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए मोल्स ऑफ वाटर कितना है हमारा 55.5, कितना है 55.5। अब आप अगर इसकी मल्टीप्लाई, किसकी, मोल्स ऑफ N2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये देखिए ये वैल्यू आपको पता है ना कितनी है, 1.29 × 10⁻⁻5 ये वैल्यू है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का, वो वैल्यू यहां रखेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये NN2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस नंबर से होगा। ये देखिए क्या है 1.29 × 10⁻⁻5 है, +5 नहीं है, ये क्या है -5। तो बताइए कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा, हाँ ये नंबर 1 से काफी छोटा है। क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो क्या हम इस नंबर को इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे। अगर हम इसको इग्नोर करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें, इधर तो था 1.29 × 10⁻⁻5, ऊपर क्या हमारा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन नीचे वाला वैल्यू ये जो है इसको हमने हटा दिया यहां से। यहां पर सिर्फ हमने क्या लिख दिया, मोल्स ऑफ वाटर कितना 55.5, तो यहां हमने लिख दिया 55.5। अब हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना था, तो निकाल लेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए ये हो जाएगा 1.29
इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। ये अभी क्या आया है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आया है। ये देखिए ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए पीछे कैलकुलेट किया गया होगा कितना आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करके इतना आएगा 71.59 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा हमसे मास नहीं, हमसे तो मोल्स ही पूछा था ना, कितने मोल्स। तो ये देखिए इतनी वैल्यू आ गई 71.59 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। ये देखिए -5 है ना, मिली के लिए कितना चाहिए हमें, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल से ये क्या बन जाएगा, मिली मोल्स। तो बस उसके बाद सॉल्व कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा -2 10⁻⁻², फिर उसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी 0.7159 मिली मोल्स। ये तो रही बात अगर हमसे मोल्स। अगर हमसे ये पूछ देता है कि नाइट्रोजन कितना ग्राम चाहिए, ठीक है, तो ये जो मोल्स आया था इसी मोल्स में मल्टीप्लाई कर देते किसके, नाइट्रोजन के मोलर मास से। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना आता, N2 का 28 आता ना, हाँ, तो 28 का मल्टीप्लाई कर देते, जो वैल्यू आती वो ग्राम में उसका क्या हो जाता, उतना मास हमें लगेगा मिक्स करने के लिए। अभी समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, कितना 0.7159। देखिए अच्छा आंसर वही था, आंसर यहाँ नहीं है, 0.7159 मिली मोल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन dissolved in water is given 3.5 इंटू 10⁴ ATM। ध्यान रहे ये यूनिट किस में दिया है, ATM में। चलिए पहली चीज ये क्या दिया हमें, KH ऑफ N2 दिया है, नाइट्रोजन गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट। इफ द पार्शियल प्रेशर इज 0.7, ठीक है, हमें PN2 भी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया, पार्शियल प्रेशर दे रखा है साफ साफ। अगर सिर्फ प्रेशर देता तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होता, अभी तो पार्शियल प्रेशर दिया है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कितना, 0.7। फाइंड द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। हमें किस में निकालना है, मोल्स पर लीटर में निकालना है। अच्छा मोल्स पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर की बात हो रही होगी, पर लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। अगर हम मोल्स ऑफ वाटर यहीं कैलकुलेट कर ले, क्योंकि आगे हमें चाहिए ही चाहिए, तो देखिए क्या होगा, 1 लीटर का मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई, क्योंकि मोल्स निकाल रहे हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, किसका, वाटर का, 18। ये डिवाइड करेंगे देखिए आ जाएगा 55.56, वही पिछली बार की तरह। तो ये वैल्यू हमें मालूम चल गई, जो हमें मालूम चला उसको भी यहीं लिख लीजिए। देखिए क्या मालूम हो गया हमें, मोल्स ऑफ वाटर इज 55.5। चलिए और क्या दिया है, ठीक है, N2 इन वाटर इन इक्विलिब्रियम एयर विद द एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। बाकी सब कुछ सेम है, बस हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, किसके, नाइट्रोजन के। बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है। देखिए पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगा देंगे हेनरी लॉ का। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आएगा, देखिए 0.2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। अब क्योंकि ये आ गया तो इसमें पुराने वाले की तरह वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स, लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स। अब देखिए यहां पर ये जो फिर मोल्स ऑफ N2 आएगा, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए ये वैल्यू जो आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो 1 से छोटी होगी कि नहीं, फिर 1 से काफी छोटी होगी, 10⁻⁻4 है। अगर 10⁻1 का ऑर्डर रहता तो एक पल के लिए हम सोच भी सकते थे कि छोटा नहीं है, अदरवाइज ये फिर से क्या है, छोटा। तो हम इसको फिर से इग्नोर करेंगे और सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ वाटर लिख लेंगे। ये चीज लिखा है, मोल्स ऑफ N2 इज वेरी लेस देन 0, therefore moles of N2 plus moles of water will be considered as only moles of water। तो बस वैल्यू रख लीजिए, मोल्स ऑफ N2 अपॉन
मोल्स ऑफ वाटर अभी ऊपर कैलकुलेट किया था हमने, कितना आया था 55.5, यहाँ रख दीजिए, ये वैल्यू आपको पता ही है, बस करना क्या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। यानी कि जो पीछे क्वेश्चन किया था आपने ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नया नहीं था, वो तो बल्कि थोड़ा ज़्यादा था, उसमें मिली मोल्स में कन्वर्ट करना था, ये तो बस आंसर आया, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर है? एक बार फिर से अगर ये मास पूछता कि कितना मास होगा तो क्या करेंगे, इसी मोल्स में मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 150 टोर, यानी कि हमें KH की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 150 टोर, यूनिट का ध्यान रखेंगे, टोर में दिया है, वो भी किसके लिए, एसीटोन के लिए, तो यहाँ पर आप चाहे तो एसीटोन मेंशन कर लीजिएगा। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द एसीटोन व्हेन द मोल फ्रैक्शन इज 0.12। अच्छा, मोल फ्रैक्शन भी आपको दिया है और आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर बताइए कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर, तो लिख लीजिए पार्शियल प्रेशर P ऑफ N2 क्या होता है, KH N2 है इसमें, नहीं एसीटोन है ना, P ऑफ एसीटोन विल बी KH ऑफ एसीटोन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। KH ऑफ एसीटोन दिया है कितना 150 टोर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन आल्सो दिया है कितना 0.12। बस करना क्या, आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ये देखो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो 180 अपॉन 10, यानी कि कितना आ रहा है 18। देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ पे तो 180 टोर लिखा है, आंसर आएगा 180 टोर, जो कि आंसर 180 टोर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, अभी मल्टीप्लाई किया था हमने ना, तो 150 इंटू 0.12, ये देखिए 1.80 आएगा, यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, ये आंसर क्या आएगा 1.8 टोर आ जाएगा। ये क्या है उसका पार्शियल, नहीं 1.8 नहीं 18, सॉरी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से वो 18 टोर आएगा, कर सकते हैं ना, 150 12 18, हाँ 18 टोर आएगा आंसर। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। ठीक है, ये सब कुछ सही है, बस यहां पर क्या रहेगा डेसिमल रहेगा 18.0 टोर। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग स्मेल। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक तरह का टॉक्सिक गैस होता है, मतलब जहरीली गैस होती है, जो कि अगर स्मेल की बात करें तो सड़े हुए अंडे की तरह उसका स्मेल होता है। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको यूज किया गया इफ द सोलबिलिटी एट HTP इज 0.19 मोलल, ये मोलैलिटी दिया हुआ है, क्या दिया हमें मोलैलिटी, कितना 0.195। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी कैसे डिफाइन होती है, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हम कहें 0.195 मोलल किसी की वैल्यू आई है, इसका मतलब बता रहा कि कितने मोल्स, तो 0.195 मोल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, वाटर में मिक्सिंग की गई है तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के लिए, यानी कि मोल्स ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो 1000/18, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 55.5 मोल्स आएगी। ये बात तो समझ में आ रही है, ये मोल आपको पता है, तो बस देखिए क्या करना है हमें हेनरी कैलकुलेट हेनरीज लॉ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, आप इसको आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा, कैलकुलेट्स हेनरी लॉ कांस्टेंट, हमें KH की वैल्यू निकालनी है। दूसरी चीज, एक और काम का चीज हमें दिया है, क्या दिया है STP, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए STP में P की वैल्यू कितनी आएगी 0.987 बार। क्यों आता है, देखिए STP पे क्या होता है, STP का मतलब आप लेते हैं 1 ATM, कितना लेते हैं 1 ATM।
आपको याद है एक रिलेशन हमने पढ़ा था 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, ये याद है? अगर ये याद है तो अब हमें ये बताइए, क्योंकि और भी डिटेल्स किसी चीज में दिया यूनिट में, हाँ हमारा आंसर हम किस में ला रहे हैं, बार में ला रहे हैं ना, तो ठीक है इसको हम बार में बना लेते हैं। तो देखिए 1 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1.013 ATM की इक्वल हो जाएगी। तो बस इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.987 बार, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए आपके लिए ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके STP के फॉर्म में दिया हुआ है, कितना दिया है 0.987 बार। और देखिए और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ तो हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको देखिए क्या क्या दिया है, आपको P की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए। P के फॉर्मूला क्या होता है, हाँ KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है किसका, N2 का है, क्या दिया हमें H2S का दिया, राइट। तो बस निकाल लीजिए H2S का मोल फ्रैक्शन, तो लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S कितना है 0.195 अपॉन टोटल मोल्स कितने, वाटर का कितना आया था 55.5 आया था ना, प्लस देखिए ये कितना है 0.1 के अराउंड है। अगर आप और भी ध्यान से देखेंगे तो 19 का मतलब कितना हो गया, ये नियर अबाउट 0.2 के वैल्यू के इक्वल है। क्या हम इसे इग्नोर करें या ना करें, हाँ इसको इग्नोर हम नहीं करेंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए 0.195 को, तो ऊपर बचेगा 0.195 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 5, 9, 6 एंड 55, ये हो जाएगी 55.695। इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल गायब हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद देखिए वैल्यू आई होगी, हम वो वैल्यू रख लेते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाला गया है, तो मोल्स ऑफ H2S अपन मोल्स ऑफ H2S प्लस H2O, देखिए ये वैल्यू यहाँ पर ऐड की गई है, इसको इग्नोर नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 0.1 0.2 क्या है सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जब ये वैल्यू 10⁻³ -3 यानी कि ऐसी वैल्यू हो 0.01 हो, 0.0 के बाद से सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर स्टार्ट होते हैं तो फिर उस केस में हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये इग्नोर नहीं होगा। अच्छा अगर मान लीजिए आपने कर दिया तो क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका राउंड फिगर में नहीं आएगा, आंसर एग्जैक्ट ना आके थोड़ा सा डिविएट होता है बस, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस देखिए यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.0035। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस पहले ही से दे रखा है कितना 0.987, KH आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S अभी आपने निकाल लिया, तो बस यहाँ से KH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कर सकते हैं, इजी था। हाँ इसमें आपको क्या सीखना था, इसमें जो आपको सीखना है वो ये वैल्यू थी कि अगर हमें मोलैलिटी दिया हुआ हो, ये देखिए अगर हमें मोलैलिटी दिया, अगर ये दिया होता 0.23 मोलल, तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि 0.23 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज। और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ वाटर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज HTP का मतलब, हाँ प्रेशर आपका क्या होगा 1 ATM, जिसको आप बार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.987 के बार के इक्वल आता है। तो आपको बस इसको ऐसे ही याद रखना है, HTP का मतलब प्रेशर कितना आएगा आपको 0.987 बार आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 282 बार। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल। देखिए हमें ये हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है,
लेकिन किस में दिया है, पास्कल में। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्वांटिटी निकालना, ध्यान रहे यहां पर आप मोल्स तो निकालेंगे ही, फिर मोल्स अगर निकाल के सिर्फ छोड़ दिए तो आंसर नहीं आएगा। क्वांटिटी का मतलब आपको बताना है ग्राम में आंसर, तो क्या करेंगे आप इसमें, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मोलर मास का, इसके मोल्स इसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई होगा। इसका मोलर मास देखिए कितना आएगा, कार्बन 12 और 32 44, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे, फिर उसमें 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका वैल्यू दे देगा 1.848। ये एग्जैक्ट आंसर है, जो कि 1.9 भी अगर आपका आता है तो बिल्कुल सही है। अब आप कर सकते हैं, चलिए अब आप कर लीजिएगा, हम इसको छोड़ रहे हैं। आपको नई नई चीज़ें में क्या दिया हुआ, देखिए ये सब कुछ सेम दिया है, बस यहाँ पर बदल दिया है। 1 लीटर के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 55.5 आता था ना, खैर जान दीजिए फिर से कर लेते हैं। 500 ml का मतलब ये देखिए सोडा वाटर है, सोडा वाटर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल प्योर वाटर की तरह, यानी कि हम इसको वाटर ही मान लें तो 500 ml किसके इक्वल हो जाएगा, 500 ग्राम के। अगर हमें मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं तो क्या करना होगा, मोलर मास से डिवाइड करना होगा, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, इसको सॉल्व कर देंगे तो आप 55.5 आता था ना, तो ये हो जाएगा 27.77 ऐसे करके कुछ आएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको यूनिट का ध्यान रखना है, अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर सब प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये क्या दिया 2.5 ATM, तो आप इसको पास्कल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 1.0132 करके कुछ वैल्यू आती है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल। तो आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करके फिर आप सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आप निकालेंगे मोल्स, वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आप उस मोल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मोल्स निकाले हैं तो इसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे एक बार फिर से देख लीजिए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि गिवन मास आप निकाल रहे हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मोल्स का मल्टीप्लाई किससे होता है, उसी के मोलर मास से। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप ये खुद से कर लेंगे। अच्छा एक चीज आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से किधर गया, हाँ ये देखिए जो मोल्स ऑफ CO2 है कितना आया है, ठीक है इधर आया होगा ना, देखिए 10⁻³ का ऑर्डर है, मल्टीप्लाई इसी से होगा, कितना है 10⁻³ का, तो बताइए ये इग्नोर किया जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल किया जाएगा, तो आप इसको नेग्लेक्जिबल मानकर ही आगे कर लीजिएगा। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स के वैल्यू ऐसे रख के फिर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1.9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, KH of N2 is given 10⁵ ATM, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is also given 0.6। चलिए जो जो दिया लिख लीजिए, हमें KH of N2 दिया है 10⁵ ATM, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज गिवन 0.6, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, हमें मोल्स ऑफ N2 निकालना है, क्वांटिटी नहीं। अगर क्वांटिटी पूछता तो क्या करते, इसी N2 का मोलर मास कितना आएगा 28 आएगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल है, तो 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी भी आ जाएगा, ठीक है। डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, कितने मोल्स है वाटर के, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इस बार हमें डायरेक्ट दिया है NH2 इज गिवन 10 मोल्स एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। ये जो प्रेशर दिया है आपको, क्या ये प्रेशर आपको टोटल दिया है या ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया है, हाँ ये प्रेशर क्या दे दिया आपको, टोटल दे दिया है। तो बस ये डिटेल्स आप उठा के रख लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए फॉर्मूला यही है आपका, लगा लेंगे, बता दें
चलिए देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 चाहिए, वो तो दिया हुआ है 0.6, और KH N2 दिया है। अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कहाँ से हमने लिखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमें निकालना है। अच्छा मोल फ्रैक्शन दिया है, चलिए 0.6 दिया है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, सॉरी आप पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैसे निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है 0.6 इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया है 5, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना 3 के आसपास आ जाएगा, 3 ही आएगा। बस इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ यूज कर लेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ध्यान रहे यहाँ पर अब आप किसको यूज करेंगे, हाँ 3 ATM की वैल्यू यूज कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 10⁻⁻5 के ऑर्डर का है, तो ये मोल्स ऑफ N2 क्या कर लेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, फिर डायरेक्ट हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वीडियो लेंथ भी काफ़ी आज की फिर से बड़ी हो गई, कोई नहीं, ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, आप बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा, एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये एक और छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। यानी कि अब हम क्या करेंगे, राउट्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो बताइए राउट्स लॉ, पहले हेनरी लॉ लिख लीजिए। देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अच्छा ये गैस एक्चुअली है क्या, हाँ सॉल्यूट है, कैसे पता चला, क्योंकि ये वही गैस है ना जिसको हम वाटर में ले जाकर डिजोल्व करेंगे। हाँ तो ये क्या है सॉल्यूट, और वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। तो चलिए अगर हम राउट्स लॉ के भी लिख दे, तो देखिए राउट्स लॉ क्या आता था हमारा, पी नॉट, अगर हम पी ए की वैल्यू लिखते थे तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए आता था। अगर हम सॉल्यूट के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज प्योर वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं। तो देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है, देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ये फॉर्मूला आपको पता है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ आपको ये फॉर्मूला भी पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम जनरली क्या लेते थे, हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करते थे। यहां जो हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज वेरी हाई वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि इस बार जो हमने सॉल्यूट लिया है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है। हाईली वोलेटाइल का मतलब अगर आपने अपने सॉल्वेंट में उसको मिक्स किया तो जैसे ही आपने मिक्स किया वैसे ही तुरंत वो वेपर बन के क्या हो जाएगा, उस कंटेनर के ऊपर वाले सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। ये है हाईली वोलेटाइल। बात समझ आ रही है? तो बताइए इस हाईली वोलेटाइल की वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए तो एक केस ये हो गया। अब हमें ये बताइए, अगर मैं केस ए की बात करूं, इसमें वाटर है, इसमें हमने कुछ गैस मिक्स किया, मान लीजिए हमने गैस के 50 पार्टिकल्स मिक्स किए, तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स तो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 7-8 पार्टिकल्स या 10 पार्टिकल्स मिक्स हो गए, बाकी पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ ऊपर आके इकट्ठा रहेंगे ना। अब ऐसे ही केस बी, ये राउट्स के हिसाब से, देखिए राउट्स के हिसाब से ये लिक्विड है सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, हाँ हाईली वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है। हाईली वोलेटाइल का मतलब भी बताए हैं, जैसे आप मिक्स करेंगे ये तुरंत वेपर बन के क्या हो जाएंगे, ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे।
क्या इसमें सॉल्वेंट के भी होंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें तो सॉल्वेंट के भी वेपर होंगे, लेकिन हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट की। तो यहाँ देखिए जैसे आपने मिक्स किया मैक्सिमम आपके सॉल्यूट क्या होगी? ऊपर वेपर बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए दोनों केस आपको लगभग सेम सेम दिखेगा। इसमें भी कुछ पार्टिकल्स नीचे लिक्विड में हैं, बाकी सारे पार्टिकल्स सॉल्यूट के कहाँ हैं? ऊपर। इसमें भी कुछ पार्टिकल्स आपके सॉल्यूट के कहाँ हैं? नीचे, बाकी सारे पार्टिकल्स ऊपर। यहाँ पे भी ये वेपर के फॉर्म में है, यहाँ भी ये वेपर यानी गैस के फॉर्म में है। यानी कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल सेम केस की तरह दिख रहे हैं। तो बस यही हमें देखना है कि ये सेम कब हो जाएंगे। अब देखिए, इफ द सॉल्यूट इज सो वोलेटाइल दैट इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वेपर। सॉल्यूट इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि आप कह सकते हैं कि लगभग सब के सब क्या हो गए? जितने भी आपने सॉल्यूट मिक्स किया लगभग सभी सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए? वेपर बन के ऊपर इकट्ठा हो गए। और क्या बचा यहाँ पर? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। एक दो थोड़े बहुत बच गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या हो गया? आपका ऊपर आ गया। तब हमें ये बताइए कि ये जो लिक्विड है ये कैसी लिक्विड हो जाएगी? फिर डाइल्यूट हो जाएगी। देखिए क्यों डाइल्यूट होगी? डाइल्यूट वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा होते हैं। अभी देखिए मिक्स जरूर से आपने सॉल्यूट किया था, लेकिन सारे सॉल्यूट क्या हो गए? वेपर बन के ऊपर चले गए। नीचे क्या बचा? सिर्फ सॉल्वेंट। यानी कि ये क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट केस है। तो ये कब होता है? जब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट केस बन जाए। और इसके लिए कंडीशन क्या है? देखिए दोनों रिलेशन ध्यान से देखिएगा। ये भी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर। इनको छोड़ दीजिए। ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये भी सेम सेम, क्योंकि यहाँ पे गैस ही क्या आपका? सॉल्यूट। डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आपको? एक पी नॉट में और दूसरा के एच में। अगर हम कह दें कि पी नॉट और के एच भी क्या हो गए? इक्वल, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ गई? आ जाएगी ना। तो बस यही चीज़ कहा गया है कि जो हमारा सॉल्यूट हमने लिया है वो इतना ज़्यादा हाई वोलेटाइल है कि हम पी नॉट की वैल्यू के एच के इक्वल पा जाते हैं। तो यही है हमारा स्पेशल केस। स्पेशल केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइंड में रखना है वो क्या है? हाँ, कि ये कब वैलिड है? हाई वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में। अब एक हमारे पास ग्राफ है, आप ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ तो आप पहले से ही बनाने आपको आता है अच्छे से, इसलिए हम बनाएंगे नहीं, अब आपको ऐसे दिखा देते हैं। देखिए कि बना ही दे, चलिए बना देते। नहीं बनाएंगे नहीं, आधा दिखेगा तो नहीं दिखेगा। देखिए इधर हमने लिखा है काई ए की वैल्यू 0, इधर काई ए की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? लगभग 0 है। और यहाँ पर एकदम पूरा कंप्लीट सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट बिल्कुल कम है। अब देखिए जब हम राउट्स लॉ का डायग्राम बनाते हैं तो ये देखिए राउट्स लॉ का डायग्राम बनता है ना? ठीक है। अगर हम हेनरी लॉ की बात करें तो हेनरी लॉ का ग्राफ अभी हमने कल ही बनाया था, आज भी हमने दिखाया था। वो कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। अब देखिए ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे जाके दूसरे को मैच करेंगे? यहां पर। अब यहां पर बताइए सबसे ज्यादा कम क्या है? सॉल्यूट। लगभग 0 सॉल्यूट है यहां पर, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर क्या होगा? सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप सॉल्वेंट वाटर लेके चल रहे हैं, तो अगर वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो बताइए केस कैसा होगा? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? हाँ, क्या हो जाएगा? वेरी डाइल्यूट केस हो जाएगा। तो बस यही आपका था ग्राफ। ये देखिए किस लाइन, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? हेनरी लॉ को, बिल्कुल कांस्टेंट। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? राउट्स लॉ को। दोनों कहाँ मिक्स करेंगे? ये देखिए जस्ट यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे। ओरिजिन से ठीक हल्का सा आगे जाने पे आपको ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हुए मिलेंगे। उसी पॉइंट पे आपका सॉल्यूट बिल्कुल कम बचा होता है, यानी कि मैक्सिमम सॉल्यूट आपके क्या हो चुके हैं? वेपराइज हो चुके हैं। इस तरह से आपका चैप्टर ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।